के पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती होगी, ये तमाम बातें हाल ही में चर्चा में रहीं। लेकिन यह हफ्ता शुरू होते ही केंद्र सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है कि अब हर ओर इसी की चर्चा हो रही है। कोई इसे आगामी लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक बता रहा है, तो कोई सरकार के इस कदम का विरोध कर रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं अक्सर विवादों में रहे नागरिकता संशोधन कानून की। इसे लागू करने के लिए जरूरी नियमों को केंद्र सरकार ने अधिसूचित कर दिया है। CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम को 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी थी। मंजूरी मिलने के बाद इसे 6 महीने के भीतर जरूरी नियम बनाकर लागू करना था, पर 4 साल और 8 एक्सटेंशंस के बाद 11 मार्च को सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया। बस फिर क्या था, इस अधिसूचना के जारी होते ही आम जनता से लेकर सत्ता के गलियारों तक सब ओर उथल पुथल सी मच गई। जहां एक और दिल्ली के मजनू के टीले पर रहने वाले पाकिस्तानी रिफ्यूजीज ने इसके लागू होने की खुशी में होली खेली और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने इसका स्वागत किया, तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने इस पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। याचिका में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 और नागरिकता संशोधन नियम 2024 के विवादित प्रावधानों को लागू करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। यहाँ तक कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने इसे राज्य में लागू करने से इनकार कर दिया, जबकि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने तो इसका विरोध करते हुए कहा कि अगर इंडिया और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो इसे रद्द कर दिया जाएगा। इतने विवादों के बीच सवाल उठना लाजमी है कि CAA या नागरिकता संशोधन कानून आखिर है क्या? क्यों इस कानून ने कुछ ही दिनों में पूरे देश को हिलाकर रख दिया? लेकिन ये बात समझाने से पहले आपको CAA या फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम का मतलब क्या है। भारतीय संविधान के भाग 2 में हमारे देश की नागरिकता और इससे संबंधित प्रावधान है। इसमें बताया गया है कि 1947 में बंटवारे के साथ आजाद हुए भारत में भारत का नागरिक कौन होगा और कौन नहीं। साथ ही इसमें आजादी के बाद की स्थिति में नागरिकता हासिल करने की शर्तों के बारे में भी बताया गया है। अगर कोई भारत की नागरिकता छोड़कर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो फिर ऐसे लोगों की नागरिकता का क्या होगा, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। संविधान निर्माण के समय संविधान के हर भाग की तरह इस भाग में भी समय के साथ कुछ बदलावों की जरूरत महसूस की गई थी। चूंकि हमारे संविधान में नागरिकता संघ सूची के अंतर्गत शामिल है, इसलिए इससे जुड़े नियमों को बनाने या उनमें कोई संशोधन करने की ताकत केवल देश की संसद के पास ही है। अपनी इसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए 1955 में संसद ने नागरिकता से संबंधित मामलों को रेगुलेट करने के लिए एक अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम का नाम था नागरिकता अधिनियम 1955। इस अधिनियम को समय और परिस्थितियों के अनुसार अब तक 6 बार संशोधित किया जा चुका है। पहला संशोधन 1986 में किया गया, फिर आगे 1992, 2003, 2005, 2015 और लेटेस्ट 2019 में इसे संशोधित किया गया। 2019 में किए गए संशोधन में भारत के मुस्लिम बहुल पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आकर भारत में बसने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। इसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले इन तीनों देशों से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसके पीछे सरकार का तर्क है कि गैर मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यकों को वहां उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। इससे बचने के लिए बीते कई दशकों से ये लोग भारत की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। ऐसे में भारत का ये कर्तव्य बनता है कि वो इंसानियत के नाते इन्हें अपने यहाँ पनाह दे। यही कारण है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा CAA के नियम जारी करते ही झारखंड के राज्यपाल ने इस कदम की तारीफ की और कहा कि भारत अनाथों का देश नहीं है। यहाँ आने वाले केवल असली अप्रवासियों को भारतीय नागरिक के तौर पर ऊंची पहचान दी जाएगी। यह कानून अवैध अप्रवासियों को सीधे भारत की नागरिकता नहीं देता, बल्कि उन्हें हक देता है कि वो उचित प्रक्रिया का पालन कर भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकें। अगर यहाँ उनका दावा सही पाया गया तो प्रक्रिया के तहत उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। CAA से जुड़े नियमों को नोटिफाई करना उस प्रक्रिया की ही शुरुआत है। इस 39 पृष्ठ के नियमों में पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए जरूरी प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आवेदन प्रक्रिया के लिए किन दस्तावेजों और कागजी कार्रवाई की जरूरत होगी। इस कानून की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदकों को वो साल बताना होगा जब उन्होंने दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। साथ ही उन्हें ये भी साबित करना होगा
कि वे पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश के निवासी हैं। इसके लिए वहां के पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, मार्कशीट या वहां की सरकार से जारी पहचान का कोई भी प्रमाण पत्र पेश करना होगा। भारत सरकार ने इस तरह के कुल 9 ऑफिशियल दस्तावेजों को आवेदन के लिए वैलिड माना है। आवेदन प्रक्रिया के बाद इन पर एक एम्पावर्ड कमेटी फैसला लेगी। इस कमेटी में जनगणना आयुक्त यानी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस (IB), फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस यानी FRRO, पोस्ट ऑफिस के अधिकारी और राज्य सूचना अधिकारी शामिल होंगे। अब अगर ऐसे अप्रवासियों की आबादी की बात करें तो जनवरी 2019 में संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 31 दिसंबर 2014 तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31,313 गैर मुस्लिमों ने भारत में शरण ली है। मतलब 31,313 लोग इस कानून के जरिए नागरिकता हासिल करने के योग्य होंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से आए मतुआ समुदाय के हिंदू शरणार्थी भी नागरिकता के पात्र हो जाएंगे। इनकी आबादी 3 से 4 करोड़ के करीब बताई जा रही है। चुनाव के जानकारों का मानना है कि केवल इस एक कदम से पश्चिम बंगाल की 10 लोकसभा सीटें प्रभावित होंगी। कुल मिलाकर कहें तो CAA अब जितना सीधा दिखाई दे रहा है, उसका ये सफर असल में उतना सीधा कभी नहीं रहा। इसे सही से समझने के लिए एक बार इसकी टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। इसकी शुरुआत 11 दिसंबर 2019 से करते हैं, जब संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पास कर दिया गया। इसके पास होते ही बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहने वाले उत्पीड़ित गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का रास्ता खुल गया। इसके ठीक अगले ही दिन यानी 12 दिसंबर 2019 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इस बिल पर मुहर लगा दी गई। इससे यह नागरिकता संशोधन बिल एक्ट में बदल गया। अधिनियम बनते ही 15 दिसंबर 2019 को दिल्ली के शाहीन बाग में एक महिला की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन और अनिश्चितकाल धरना शुरू हुआ। इसी बीच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्र और पुलिस के बीच झड़प की खबरें भी सुनाई देने लगी। इसके बाद देश भर में अलग अलग जगह पर एक्ट के विरोध में प्रोटेस्ट शुरू हुआ। दिल्ली में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा द्वारा CAA के समर्थन में एक रैली आयोजित की गई। 2020 के जनवरी आते आते CAA के खिलाफ शुरू विरोध प्रदर्शन और भी ज्यादा संगठित और उग्र होने लगे। जहां एक ओर शाहीन बाग में भीड़ का जमावड़ा बढ़ने लगा, वहीं दूसरी ओर CAA को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर होने लगी। इसी बीच 30 जनवरी 2020 को एक शख्स ने जामिया मिलिया इस्लामिया के पास हो रहे CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी। इसके बाद देश भर में CAA के खिलाफ हो रहा प्रदर्शन और भी ज्यादा तेज हो गया। फरवरी 2020 आते आते CAA को लेकर पूरा देश 2 भागों में बंट गया। कहीं इसे भारतीय संविधान के खिलाफ बताया गया तो कहीं इसके विरोध करने वाले को देशद्रोही कहा गया। इस सब के बीच 23 फरवरी को दिल्ली के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई। इसे कोई तब दिल्ली में होने वाले राज्य चुनाव से जोड़कर देख रहा था, तो कोई इसे CAA के विरोध में चल रहे प्रदर्शन को तोड़ने के लिए केंद्र सरकार की साजिश बता रहा था। तकरीबन 1 हफ्ते चले इन दंगों में 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने और 200 से ज्यादा लोगों के घायल होने की आधिकारिक पुष्टि की गई। मार्च 2020 आते आते भारत में कोविड-19 महामारी का प्रकोप बढ़ने लगा। जवाब में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया गया। इसके बाद 24 मार्च 2020 को दिल्ली पुलिस द्वारा शाहीन बाग को प्रदर्शनकारियों से खाली करा लिया गया। कोविड-19 के प्रकोप के चलते 2 साल तक CAA का मुद्दा दरकिनार हो गया। हालांकि बीच बीच में CAA को लेकर संवैधानिक वैधता की बहस चलती रही। यह मुद्दा 27 दिसंबर 2023 को फिर से जोर पकड़ता है, जब गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इसे लागू करने को लेकर केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई गई। साथ ही उनके द्वारा CAA के विरोधियों, खासकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रुख की आलोचना भी की गई। इस बयान के आते ही CAA को लेकर अटकलें तेज हो गई, जहां बहुत से चुनाव विशेषज्ञ इस बात का दावा करने लगे कि 2024 में आम चुनाव से पहले सरकार CAA को लागू कर सकती है। वहीं जनवरी और फरवरी के महीने में कुछ खबरें ये भी दावा करने लगीं कि केंद्र सरकार ने CAA के नियम बना भी लिए हैं। इन्हीं कयासों के बीच 11 मार्च 2024 को मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने और इनसे जुड़े नियमों की अधिसूचना जारी करने की सूचना दी। इस तरह आप देख सकते हैं कि CAA पर 12 दिसंबर 2019 को ही मुहर लग गई थी। इसके बाद सरकार ने इस कानून को लागू करने वाले नियम बनाने के लिए समय मांगा था। तब से लेकर अब तक सरकार नियम बनाने की इस समय सीमा को 8 बार बढ़ा चुकी है।
इसके चलते सरकार को इस कानून का समर्थन कर रहे लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा। मगर अब जब ये कानून लागू किया जा रहा है तो एक बार फिर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। अब सवाल है कि आखिर इसका इतना विरोध क्यों हो रहा है। तो देखिए, विरोध के पक्ष में मोटे तौर पर दो तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। पहले तर्क में असम समेत देश के पूर्वोत्तर राज्यों के ज्यादातर लोगों को आशंका है कि इस कानून के लागू होने के बाद उनके इलाके में प्रवासियों की तादाद बढ़ जाएगी। इससे पूर्वोत्तर राज्यों के कल्चर और भाषाई विविधता को नुकसान पहुंचेगा। इसी बात को लेकर ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी आसू और 30 क्षत्रिय संगठनों ने कहा कि वो राज्य भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम की कॉपी को जलाएंगे। आसू के मुख्य सलाहकार समुज्जल भट्टाचार्य ने कहा कि वे सीएए के खिलाफ अपना अहिंसक, शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक आंदोलन जारी रखेंगे, साथ ही कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। वहीं सीएए को लेकर दूसरा तर्क है कि इसमें मुस्लिम शरणार्थियों को शामिल नहीं किया गया है। इस कानून में तीनों देश से आए 6 धर्म के शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है, जबकि मुस्लिम धर्म के लोगों को इससे बाहर रखा गया। विपक्ष का ऐसा आरोप है कि इसमें खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को ही निशाना बनाया गया है। विपक्ष का तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो कि समानता के अधिकार की बात करता है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सीएए को विभाजनकारी सोच बताया। उन्होंने ट्विटर के जरिए सीएए की तुलना गोडसे के विचारों से करते हुए कहा कि ये देश में मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश है। इन सब के उलट केंद्र सरकार का तर्क है कि सरकार सीएए के जरिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रताड़ित अल्पसंख्यक समुदायों को राहत देना चाहती है। मुस्लिम समुदाय इन देशों में अल्पसंख्यक नहीं है, बल्कि बहुसंख्यक है। यही कारण है कि उन्हें सीएए में शामिल नहीं किया गया। लेकिन कई जानकार इस तर्क से सहमत नहीं हैं। उनका सवाल है कि अगर सरकार की मंशा अपने पड़ोस के देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने की है, तो फिर इस सूची में म्यांमार के रोहिंग्याओं को क्यों शामिल नहीं किया गया। सरकार के तर्क के विपरीत बौद्ध बहुसंख्यक म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर जिस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, वो स्थिति किसी से छिपी नहीं है। इसी तरह के सवाल पाकिस्तान में उत्पीड़न झेल रहे अहमदिया संप्रदाय के मुस्लिमों के लिए भी उठाए जाते हैं। इन सवालों को आधार बनाकर केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो सीएए के जरिए देश के सामाजिक ताने बाने को बदलने की जुगत में है। यही कारण है कि 2019 में सीएए का मुद्दा उठते ही इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में 200 से ज्यादा जनहित याचिकाएं दायर की गई थी। 19 दिसंबर 2019 को उस वक्त के चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस पर पहली बार सुनवाई करते हुए कहा था कि सरकार का पक्ष जाने बगैर कोर्ट इस पर कोई फैसला नहीं लेगा। इसके बाद सरकार ने इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट भी प्रस्तुत किया था, जिसमें सीएए को कानून का अंग बताकर इसका बचाव किया गया। 6 दिसंबर 2022 के बाद इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई। ये याचिकाएं अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। खैर, इन सब के बीच और आम चुनाव की पृष्ठभूमि में सीएए का जो जिन्न बोतल से बाहर आ गया है, उसका क्या नतीजा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि इसका आने वाले आम चुनाव पर क्या असर पड़ता है। इस संबंध में आपकी क्या राय है, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। यूपीएससी मेंस के लिहाज से महत्वपूर्ण टॉपिक होने की वजह से हम जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहे हैं। सवाल है, हालिया नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 गहरे विदेश नीति निहितार्थों के साथ भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। क्या आप सहमत हैं? इस सवाल का जवाब भी आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपके रिस्पॉन्स का हमें इंतजार रहेगा। तो आज बस इतना ही। अगले सेशन में किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे।